नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो आज बात कर लें सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में आज आखिरी फेज की वोटिंग के लिए मतदान शुरू हो गया है। दूसरे फेज में आज 142 सीट पर मतदान हो रहा है। आपको बताते चले कि 142 सीट पर 1448 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। आज शाम 6 बजे तक के लिए जिले भर में वोट डाले जा रहे हैं। तो देखिए, जिले भर में वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 142 सीटों पर दूसरे फेज की वोटिंग है, जहां 1448 मतदाताओं की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। वहीं अगर हम बात कर ले मतदाताओं की, तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं सभी मतदाता जो हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए घरों से निकले हैं। हालांकि भीषण गर्मी भी है, उसको नज़रअंदाज करते हुए मतदान के बूथ में मतदाताओं की जो ये भीड़ है वो देखी जा रही है। वो साफ दर्शा रही है कि पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलनी है। तो महिलाओं की हिस्सेदारी की अगर बात कर लें तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी दिख रही है। सभी जगह महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो बढ़ चढ़कर नज़र आ रही है। पुरुष भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं, एक कतार में खड़े हुए हैं और अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, आज दूसरे फेज की जो वोटिंग है तो बंगाल के रण में क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं एफएम न्यूज में। विश्वेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वेंद्र जी, और डॉक्टर आलोक पांडे जी जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। सबसे पहले विश्वेंद्र जी आपके पास आएंगे। विश्वेंद्र जी, जरा तस्वीर समझाइए। देखिए, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल का रण हमेशा से जब भी वोटिंग होती है, जब भी चुनाव होते हैं, सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वो हिंसा हो, छिटपुट हिंसा हो। अभी आजकल केंद्रीय बल बड़ा बना हुआ है विश्वेंद्र जी सुर्खियों में। देखो अनुपमा मिश्रा जी, ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपने पूछा है। जो पश्चिम बंगाल में जो नाम और बदनाम हो चुका है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कि जब जब चुनाव होते हैं तो हिंसा जरूर होती है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये दुख का विषय है आज की प्रगति में। आज जो देश, भारत देश दुनिया में एक अच्छी पोजीशन पर है, उस समय अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि हम उसको जो गुंडे तत्व है उनको नहीं रोक पाते हैं या गलत वोटर को नहीं रोक पाते, तो देश की बदनामी होती है। और देश की बदनामी को ठीक करने के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और भारत सरकार के जो अधीन काम करती हैं, जो ये अपने अधीन अलग अलग जो यूनिटें बनी हुई हैं, या यूं के चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है, जिसकी दुनिया में चर्चा होती है भारत के चुनाव आयोग की, भारत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव को अच्छी प्रकार से बिना कोई नुकसान हुए, किसी पैसे का, आर्थिक रूप से या किसी जान हानि का, तो चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जिसके लिए उनको एक बहुत अच्छी फोर्स तैनात करनी होती है। फोर्स देश में है ही, तो इस समय पश्चिम बंगाल में लगभग 2.5 लाख फोर्स तैनात की हुई है। तो ये अच्छा विषय है कि चुनाव आयोग ने गंभीरता ली, केंद्र सरकार ने गंभीरता ली, और जो केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्स थी या बाकी सीआरपीएफ वगैरह जो फोर्स है उसको तैनात किया, तैनात करके वहां अच्छा चुनाव कराने का प्रण लिया। ये उसके बधाई के पात्र है चुनाव आयोग और ये सारी जो कंपनियां या देश की संस्थाएं हैं, उनको हम बधाई देते हैं इस बात के लिए। यही बात ये कि कुछ एक चर्चा चल रही, जिसमें अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई एक अजय पाल शर्मा जी है और वो वहां सख्ताई कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा अनुपम मिश्रा जी। अजय पाल शर्मा जी, आप ये बताइए, वे इतने अच्छे अधिकारी हैं, ये बताइए आप कैसे कंट्रोल करेंगे? दो आपके बाहर सड़क पे झगड़े हो रहे, दो बच्चों के, या एक संख्या के हो रहे, फैक्ट्री वालों के हो रहे हैं, या पीछे गुंडा मामला था, ये पीछे आपका उसका लेबर का, तो जो सख्ताई नहीं करें तो कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या वो थप्पड़ मार सकते हैं अजयपाल शर्मा जी? नहीं मार सकते। क्या वो गोली चला सकते हैं? नहीं चला सकते। क्या वो सख्त लहजा भी ना अपनाएं? अजयपाल शर्मा जी ने यहाँ खबर यह आ रही थी, विपक्ष यूपी का
जी। कह रहा था, सवाल उठा दिए थे, अभी आपने जिक्र कर दिया अजय पाल का इस बीच में, तो हम भी वो जिक्र कर दें। अखिलेश जी ने ट्वीट किया था कि ये कैसा रवैया है, यूपी की बदनामी हो रही है, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो धमका रहे हैं पूरी तरीके से। क्या ये धमकाना ही उनका काम है कि अगर नहीं माने तो बाद में रोगे एक उम्मीदवार के परिवार को लेकर? विश्वेंद्र जी, देखो अनुपमा मिश्रा जी, किसी भी अधिकारी के पास या पुलिस प्रशासन के पास क्या चीज है? थप्पड़ नहीं मार सकता, गोली लाठी नहीं मार सकता, वो धमका ही तो सकता है। और धमकाने का, टाइट करने का, चूंकि जिस प्रकार से हिंसा वहां हो रही है, किसके लिए धमका रहे वो उस जनता के लिए, ताकि वहां हिंसा ना हो, लोग ना मरे। जिस परिवार से कोई एक आदमी मरता है ना, उस पर बीतती है। और ये जिम्मेवारी किसकी है? प्रशासन की है या अधिकारी की है? उस अजय पाल शर्मा जी की भी है कि वो सख्ताई करे ताकि लोग झगड़े ना, हिंसा ना हो और लोग जीवन सुरक्षित रहे। मैं यहाँ पर अजय पाल शर्मा पे अगर आप परमिशन दे तो 2 मिनट एक बात कहना चाहूंगा। जी बोले। अजय पाल शर्मा जी के विषय में कहा जा रहा है, अगर वो उस उम्मीदवार को या उनको धमका रहे जो गुंडा तत्व है, तो गलत क्या कर रहे वो? उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सख्ताई अपनाए। और अजय पाल शर्मा जी वो एक इतने शानदार ईमानदार अधिकारी है। इस परिवार का जो इतिहास है, पहले से भी बहुत देश आजादी के लिए अच्छा काम किया। उसके बाद उनके एक भाई भी है और ये भी है, बाकी परिवार के सदस्य भी अच्छा काम करते हैं। ये इनका मुझे थोड़ी सी जानकारी और ज्यादा इसलिए है क्योंकि शामली में तैनात रहे हैं। तो शामली में तैनात रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और जो वहां गुंडा तत्व था वो खत्म करने में कामयाबी हासिल की। और जहां जहां ये तैनात रहे हैं अजय पाल शर्मा जी, इन्होंने बहुत शानदार काम किए हैं। बहुत ईमानदार अधिकारी है, बहुत सख्त अधिकारी है। बुराई क्या है? जिस घर में सख्त परिवार का मुखिया नहीं होगा, जिस देश में सख्त प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति सख्त नहीं होगा, वो देश कैसे कामयाब होगा? तो अजय पाल शर्मा जी की ड्यूटी बनती है कि वे सख्त रहे, और सख्त रहेंगे तभी तो अनुशासन का पालन करेगी जनता। तो उन्होंने जो काम किया अच्छा किया, ईमानदार अच्छे अधिकारी है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक वो वीडियो दिखाई जा रही 2-3, तो एक वीडियो की वो डांस देख रहे, डांस कर रहे, ये एआई के माध्यम से तैयार की जा रही है और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो सख्त अधिकारी हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, अच्छा काम किया उन्होंने, प्रदेश में भी और वहां भी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, दूसरे फेज की वोटिंग शुरू है और शाम 6 बजे तक खत्म भी हो जाएगी। इस बार दूसरे फेज की वोटिंग का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो क्या मुद्दा आपको देखने को मिल रहा है, विकास या ध्रुवीकरण? आलोक जी, बंगाल में विकास की चर्चा और ममता बनर्जी के द्वारा विकास की गई चर्चा, वो तो बहुत चर्चा में आती नहीं। ममता बनर्जी ने तो ध्रुवीकरण की राजनीति खुल के की, जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स ही चल रही है। और आप देखेंगे कि 123 सीटें जीती थी ममता बनर्जी पिछले चुनाव में 142 में, तो उनका 90% प्लस स्ट्राइक रेट रहा। तो उसमें ज्यादातर सीटों पे, बहुत जगहों पर ममता बनर्जी का मुस्लिम ध्रुवीकरण, और बहुत जगहों पर जो उनका 3M कॉन्सेप्ट था, मुस्लिम थे, महिला था, ममता बनर्जी, ये टीएमसी का 3M कॉन्सेप्ट है। और भारतीय जनता पार्टी जो है 2M कॉन्सेप्ट में है, उसमें महिला है और मोदी है। ये कॉन्सेप्ट है। तो 5M कॉन्सेप्ट बंगाल में चल रही है। ममता बनर्जी विकास के मामले में ऐसा कोई प्रतिमान नहीं कर पाई, ये बात भी सच है। उस तरह का कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन बंगाल में हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन बंगाल चुनाव क्या डेवलपमेंट के आधार पर लड़ा जाएगा, ये देखने वाली बात है, या लड़ा गया। डेवलपमेंट की बात तो किसी ने बहुत ज्यादा नहीं की। हाँ, हिंसा की बात जरूर हुई, कुशासन की बात जरूर हुई, महिला सुरक्षा की बात बड़ी मात्रा में हुई, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ना भारतीय जनता पार्टी के बहुत पर चर्चा में रहा और ना टीएमसी की चर्चा उसमें रहा। ठीक है, अभी भी देखिए दूसरे फेज का जो मतदान हो रहा है, हालांकि फर्स्ट फेज में भी हिंसा छिटपुट हुई थी और अभी भी हिंसा की भेंट चढ़ा हुआ है। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं निशा रौतेला, उनका भी रुख कर लेते हैं। निशा, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हिंसा, छिटपुट हिंसा जो है फर्स्ट फेज से लगातार देखी जा रही है और इस बार भी। निशा। अनुपमा, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अक्सर जब भी अपडेट की बात आती है, खासकर जब चुनाव चलते हैं और पूछा जाता है कि अपडेट क्या है, तो हम कहते हैं कि बहुत शांतिपूर्वक जो है चुनाव चल रहा है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल की बात होती है तो ये चीज सुनने को नहीं मिलती। देखिए जगह जगह पर छुटपुट घटनाएं जो है होती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो हमला हो, नारेबाजी हो या फिर लाठीचार्ज, इस तरीके की चीजें जो है लगातार सुनने को मिल रही हैं। और ऐसे में देखिए अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए, क्योंकि अभी तक केवल 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है जिसमें
99.11% जो है वोटिंग परसेंट सामने निकल कर आया है और अभी तक 2 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है वो निकल कर सामने नहीं आया है। और इसी के साथ देखिए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बात भी सामने आ रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब छेड़छाड़ कैसे की गई है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी का बटन है उसके सामने टेप लगा दिया गया है और चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ऐसी कहीं पर भी शिकायतें मिलती, किसी भी बूथ में अगर ये शिकायतें मिलती हैं कि बीजेपी के बटन के आगे या फिर किसी के भी बटन के आगे अगर टेप लगाया गया है तो ऐसी जगहों पर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी का बटन है जहां पर जाके वोटिंग की जा रही वहां पर शाही के भी कुछ निशान मिले। आप सोचिए कि शाही के निशान वहां पर मिलना ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। आप देखिए ना, अगर आप शाही कब लगती है, जब हम अपने वोट का प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद जाके आपके एक उंगली पर शाही लगाई जाती है, लेकिन उससे पहले आप वोटिंग करने जा रहे हैं और जिस जगह पर वोटिंग हो रही है वहां पर अगर शाही के निशान मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच में वहां शाही कैसा है। सवाल के साथ जी विश्वेंद्र जी, देखिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, कहा जा रहा है, देखिए हाल्टा भी कुछ दिनों में चर्चित रहा है, चाहे वो जहांगीर को लेकर रहा हो। अब चर्चित विषय बन गया है कि ईवीएम में बीजेपी के उसमें टेप लगाया जा रहा है और जैसा कि अभी देखिए निशा जी ने बताया कि स्याही के भी निशान मिल रहे हैं, तो क्या संकेत विश्वेंद्र जी? देखो, अगर ऐसा है, चूंकि ये खबर आ रही है तो कुछ ना कुछ तो वहाँ है, ऐसा है, ये गलत दुखद है और ये है तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुखद है, अभी हम वही जिक्र कर रहे थे, केंद्रीय बल सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में आया और इस बार 2 चरणों में भी वोटिंग कर दी गई है। पहले देखा जाए कि 8 चरणों में होती थी, फिर 6 चरणों में, क्योंकि संभालना मुश्किल होता था। तो पश्चिम बंगाल की हिंसा को देखते हुए शायद चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि 2 चरणों में की गई और फिर भी इस तरीके के बिल्कुल। उसके बाद इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो वो सख्ताई से उस पर होनी चाहिए, उस पर चाहे वो दोबारा चुनाव कराया जाए वहाँ पर, और रिपोलिंग दूसरे जो भी समाधान है करने चाहिए और बहुत जरूरी है। और ये दुखद है, अच्छा नहीं है, देश के लोकतंत्र में बदनामी होती है इन चीजों से। ठीक है निशा, फिलहाल अभी हम जिक्र कर रहे थे हिंसा को लेकर, आपने पूरा अच्छे से बताया कैसे हो रही है और कहाँ कहाँ धांधली भी हो रही है, आपने सब तस्वीरों में के जरिए बताया। फिलहाल निशा, अगर हम रुक कर ले महिलाओं का और पुरुषों का, किसकी भागीदारी ज्यादा दिख रही है? निशा आपको आवाज आ रही है? निशा आवाज आ रही है? निशा, सवाल यह है कि अभी हम जिक्र कर रहे थे हिंसा को लेकर और धांधली को लेकर, जैसे आपने बताया कि स्याही मिली है। अगर हम जिक्र करें अब मतदाताओं का, किसकी भागीदारी बढ़ चढ़कर ज्यादा नजर आ रही है, फीमेल और मेल में? अगर मतदाताओं की बात करनी चाहिए, देखिए अनुपमा, इस बार बहुत शॉकिंग चीज़ है क्योंकि पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में भी अगर आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी वोटिंग हुई। अगर ये कहा जाए कि किसकी भागीदारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली तो महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। आपने फर्स्ट फेज में भी देखा होगा कि किस तरीके से 93%, मैं ये बात कर रही हूँ पूरे दिन भर की जो वोटिंग हुई थी फर्स्ट फेज में, वो 93% रही थी। 23 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ और उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। लेकिन इस फेज की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही हैं और इस बार ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड, ऐसा आपने पश्चिम बंगाल में कभी नहीं देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस बार जो SIR वाला फैक्टर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला फैक्टर है, वो भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अब लोग जागरूक हो चुके हैं और लोग बड़ी से बड़ी संख्या में जो है मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात, जो सबसे सुंदर तस्वीर कह सकते हैं, वो ये है कि महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही हैं। निशा, अब हम अगर जिक्र कर लें भवानीपुर सीट का, तो क्या लग रहा है किसकी दावेदारी ज्यादा नजर आ रही है भवानीपुर सीट में, क्योंकि दोनों ही पार्टी दमखम दिखा रही हैं? निशा, मणिपुर सीट की अगर बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं डर टीएमसी के बीच, ममता बनर्जी की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि उनकी ये सीट है, पिछली बार वो इस सीट से चुनाव जीती थी और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल भी जो है ये सीट बनी हुई है। वहीं अगर बीजेपी की तरफ से बात कर ली जाए तो शुवेंदु अधिकारी जो है बीजेपी के कैंडिडेट है, लेकिन इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इस सीट पर
कौन जो है बाजी मारता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ममता बनर्जी जो है इस बार इस सीट को लेकर काफी टेंशन में भी नजर आई हैं, काफी उथल पुथल जो है उनको देखने को मिली है उनके बीच में, और ऐसे में ये कंपटीशन जो है सीट पे बहुत कड़ा है। लेकिन पूरी तरीके से ये कह पाना कि ममता बनर्जी ही इस सीट पर आएंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी ही इस सीट पर आएंगे, ये कहना थोड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि हमें 4। ठीक है, विश्वेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। विश्वेंद्र जी, देखिए जैसा कि अभी हम भवानीपुर सीट का जिक्र कर रहे थे, देखिए दोनों दमखम नेता इसमें हैं, ममता बनर्जी भी हैं, शुभेंदु अधिकारी भी हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसका दम दिखेगा, क्या लगता है आपको? जी अनुपमा जी, दम की बात तो यह है कि वहाँ बदलाव चाहने की इच्छा ज्यादा है और वहाँ की जनता बदलाव चाहती है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से भी संभावना बनती है। तो उम्मीद है कि जो इस समय स्थिति है और इस टाइम तक जो वोटिंग हुई है कि वहाँ परिवर्तन होगा और ये शुभेंदु अधिकारी वहाँ जीत जाएंगे, ऐसी स्थिति है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, भवानीपुर के लिए विशेष बात है, भवानीपुर मिनी इंडिया है। भवानीपुर में हर धर्म के, हर वर्ग के, हर प्रदेश के लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल की एक ऐसी सीट है, इस सीट पर जो स्थितियां हैं, यहाँ पर जैन धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं, हिंदू धर्म के भी हैं, बौद्ध धर्म के भी हैं, और यहाँ रहने वाले पंजाब से भी है, बिहार से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, महाराष्ट्र से भी है। यहाँ मतलब जब भी फंक्शन होते हैं या दूसरी जो गतिविधियाँ होती हैं तो ये मिनी इंडिया के रूप में माना जाता है। तो यहाँ के लोग मिले जुले हैं और वो सभी जुड़ाव रखते हैं, तो जिसकी संभावनाएं भी ज्यादा लगती भारतीय जनता पार्टी की तरफ को, चूंकि हर प्रदेश में उनके परिवार के लोग रहते हैं। तो परिवार के लोग रहते हैं, चर्चाएं होती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है, हरियाणा में क्या है, या यूं कहीं पंजाब में क्या है, दिल्ली में क्या है, तो वो भी चर्चाएं होती है। मिनी इंडिया का इसका एक नाम दिया जाता है भवानीपुर को। तो उस मिनी इंडिया में जो वोटर बैठा है वो भी बदलाव चाहता है, वो भी कुछ नया चाहता है। तो नए की उम्मीद की जा रही है कि वहां की जनता परिवर्तन चाहती है, और जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी के चांस ज्यादा है। ठीक है, आलोक जी का भी रुख कर लेते हैं। आलोक जी, इसी पर रहे अगर हम भवानीपुर सीट को लेकर, और पहले नंदीग्राम सीट जो इतिहास में हमेशा ममता बनर्जी की रही थी और इस हार का सामना करना पड़ा था, क्या ये भी वजह है भवानीपुर सीट से लड़ने का? बिल्कुल, और भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए कम से कम कोई भी जब मुख्यमंत्री होता है और कहीं से चुनाव लड़ता है तो वो मानता है कि उससे सबसे सुरक्षित सीट है। हाँ। तो अगर ममता बनर्जी उस सुरक्षित सीट से उस पिछली बार जीत गई थी, मान लीजिए इस बार जीत जाती तो कोई बड़ी घटना नहीं, मुख्यमंत्री है, अगली बार भी अगर वो जीतती तो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जैसे नंदीग्राम में चुनाव हार गई थी, मान लीजिए चुनाव वो हार जाती है, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग और अपमानजनक बात होगा कि उनको वो एक सुरक्षित सीट में भी जहां वो मानती है कि वो चुनाव जीत सकती है, वो चुनाव हारती है, तो इससे पार्टी की मजबूती में कमी आती है। मान लीजिए ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है, ठीक है, ओके, या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव हार जाती है, उसके बाद ममता बनर्जी की क्या पॉलिटिकल कंडीशन होगी, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को बहुत अच्छी तरह से चुनौती दी है कि ममता बनर्जी का जो फोकस है वो फोकस वहां चुनाव में पूरे बंगाल के साथ साथ उनको फोकस अपने क्षेत्र में भी करना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट, लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है, क्योंकि देखिए नंदीग्राम से हारी, नंदीग्राम से बीजेपी कैंडिडेट जीत गए थे, फिर उसके बाद भवानीपुर से भी बीजेपी कैंडिडेट उतारे गए हैं, शुभेंदु अधिकारी। तो क्या बीजेपी के पास यही एक चेहरा रह गया है जीत को दर्शाने के लिए? बताएं विश्वेंद्र जी, आप बताएं। देखो अनुपम मिश्रा जी, चेहरे बहुत है, लेकिन एक कोई कहता मैं कंपटीशन करूंगा उनसे, क्योंकि उनका वो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है शुभेंदु अधिकारी जी की, और उनका नजदीक का वास्ता भी रहा है। तो कुछ एक विचार मतभेद होते हैं, तो उनमें यही मौके होते हैं बदला लेने का। तो वो बदला लेने चाहते हैं कि मैं आपको हरा के बदला लूंगा। मतलब पहले नंदीग्राम में भी बदला लिया हराने का, अब यहाँ पे भी, तो मतलब ये टारगेट सेट कर लिया बीजेपी ने भी और शुभेंदु अधिकारी ने भी। हाँ, कि यही एक चेहरा है। ये चेहरा, देखो कारण क्या होता है, उनकी इच्छा है कि मैं बदला लूं, यानी कि मैं अपने आप को बड़ा हूं और ये मेरी वजह से मजबूत थी, मैंने यहां तक पहुंचाया इनको, उनके मन में वो भी है। तो उस कारण से दोनों चेहरे बहुत बड़े हैं। ममता बनर्जी अपने आप में बहुत बड़ी नेता है, गंभीर है, मेहनती है, और दूसरा शुभेंदु अधिकारी भी कम नहीं है, और वो भी जो प्रण करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसको कामयाब करने का प्रयास करते हैं, वो भी एक कोशिश करते हैं, जिसका छोटी बात थोड़ी है कि उसको पिछली बार मुख्यमंत्री को हरा दिया, तो इस बार वो यहाँ आए, फिर चांसेस है, और उससे कई चांस है, बड़े चेहरे दोनों हैं, लेकिन चांस इस प्रकार से है क्योंकि ये जो स्थितियां है, हालात है, परिवर्तन जो चाहते हैं, जो सुरक्षा का मुद्दा है,
महिला का मुद्दा है, तो वो महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। तो मैसेज देना चाहती है वहाँ की जनता भी कि भाई बदलाव होके नहीं कुछ आएगा तो हमारे लिए सुरक्षा की गारंटी बन जाएगी। और उम्मीद ये भी करता है दूसरा वोटर भी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और अन्यथा लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, तो मतलब शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं क्योंकि टीएमसी के पास तो है ममता बनर्जी, उनके काम है, उनकी योजना, लक्ष्मी योजना। के लिए बीजेपी को कोई टेंशन कभी नहीं हुआ करती। मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी तो पहली बार के बने विधायक को मुख्यमंत्री बना देती है। तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि मोदी फैक्टर काम करेगा, क्यों आलोक जी? फैक्टर तो काम करेगा, मोदी फैक्टर हर जगह काम करता है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि बंगाल में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की है, राज्यों के चुनाव में इतनी गंभीर कोशिश मैं कम देखता हूँ। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और बीजेपी के पास भी नरेंद्र मोदी है, महिला वोट है और मतुआ समुदाय का वोट है, उसका भी हुआ। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर इस बार अगर वो नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह की परिस्थितियां बंगाल में है, अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी फिर आने वाले 10-15 सालों तक चुनाव नहीं जीता पाएगी अपने आप को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास डू और डाई का की स्थिति है इस बार, उसको जीतना, अगर वो जीतना ही चाहती है बंगाल, तो ये एक ऐसा मौका है जिस मौके पर वो चुनाव जीत सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरे प्रयास किए गंभीरतम, और उसका आप देखेंगे प्रभाव दिख रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी के चेहरे पर सेकंड फेज पर और आज शिकायती लहजा है, शिकायत करते हुए ममता बनर्जी दिखती है, ऐसा शिकायत करते हुए ममता बनर्जी नहीं दिखी मुझे इसके पहले के चुनाव। और जब आपके अंदर डर होता है, आप रिलैक्स होते, बोले ठीक है 10-20-50 लोग बिल्कुल। क्या टीएमसी में डर है? विश्वेंद्र जी आपके पास आएंगे, निशा जी भी वेट कर रही हैं बहुत देर से। निशा, क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी क्या दिखा रही है अभी दूसरे फेज को लेकर? किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? ये कहना अभी सही होगा कुछ की या नहीं? निशा, बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी की अगर बात कर ली जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी की तरफ भी झुकाव करती हुई नजर आ रही कि शायद ऐसा हो सकता है कि बीजेपी कुछ कमाल कर जाए। लेकिन बहुत सारे, चाहे आप कितने भी वरिष्ठ पत्रकार, जैसा मैंने भी बहुत सारी डिबेट्स ली हैं, उसमें भी ये बार बार वरिष्ठ पत्रकार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खुद आलोक जी इस बात को मानेंगे कि बीजेपी इस बार जो है, बीजेपी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर टीएमसी की अगर बात कर ली जाए, टीएमसी में इस बार घबराहट जरूर है क्योंकि टक्कर बहुत कड़ी है अनुपमा। लेकिन टक्कर बहुत कड़ी है, घबराहट है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो जीत है वो तो टीएमसी की होगी। यानी कि तो कुछ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम अगर ये कह दें कि नहीं टीएमसी जीतने जा रही है या फिर बीजेपी जीतने जा रही है, एक तरफा चीजें होने जा रही है, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल हमें 4 मई तक का इंतजार करना चाहिए क्योंकि 4 मई को पता चल जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, वो चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। लेकिन बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने भी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप देखिए ना, अपने सारे स्टार प्रचारक बीजेपी ने बंगाल में उतार दिए। इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव हुआ था या फिर लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी बीजेपी ने पूरी कमर कसी थी। लेकिन इस बार चाहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हो, लोगों के बीच एक जो संदेश बीजेपी देना चाह रही थी, अब ये वो लोगों तक पहुंचा पाई है या नहीं पहुंचा पाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है निशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्वेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। विश्वेंद्र जी, देखिए, क्या ये पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस टीएमसी का ही दिख रहा है? आखिर कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं दूसरे फेज में? देखो क्या कारण है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू वर्ग एक है, एक मुसलमान वर्ग है, तो उनमें एक तनाव का माहौल रहता है। टीएमसी के पक्ष में ज़्यादातर मुसलमान होता है और वो पहले कभी उनके पास था, वाम मोर्चा यानी कि लेफ्ट के साथ था वो पहले, और उससे पहले कांग्रेस के साथ ज़्यादा था। तो लेकिन अब इस समय टीएमसी के साथ है, तो उससे क्या है कि मोमडन्स वर्ग क्या करता है कि कांग्रेस और लेफ्ट के या हुमायूं कबीर के उम्मीदवार खड़े हैं तो उनको वोट ना दे करके वो ये मानता है इनको वोट देंगे तो वोट बढ़ जाएगी और जो भाजपा को हराएगा मैं उसको वोट देता हूं। तो जिस कारण से दोनों के बीच में सीधी टक्कर है, वो वोटर उनके पास चला गया। मोमडन्स वोटर मैक्सिमम टीएमसी के पास में कोई संदेह नहीं है, बटा हुआ आज भी, लेकिन ज्यादा वहां है। लेकिन इसी बीच ये भी बात है कि अगर माउंटेन वोटर जो भी आपने बताया बटा हुआ, लेकिन हिंदू वोटर तो बहुत ज्यादा बटा हुआ है। हिंदू वोटर बहुत मतलब बीजेपी संभाल ही नहीं पाती, उधर भी देगा, कांग्रेस को भी देगा। वो मैं बता देता हूँ। हाँ। क्या है कि रही बात हिंदू वोटर की, जो हिंदू वोटर है उसकी जो वो टीएमसी के साथ ही बहुत अच्छी मात्रा में जुड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन उसके बाद परिवर्तन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन को देखने के लिए, चेंज करने के लिए वो उम्मीद करते हैं कुछ चेंज हो, कुछ नया होगा और केंद्र में सरकार भाजपा की है तो इन्हीं को लाए। तो वो बहुत बड़ा वर्ग वो भी है जो इस बार
पहले से कहीं ज्यादा 16 से 2021 से ज्यादा अब की बार वो ज्यादा उम्मीद कर रहा है, ज्यादा प्रयास कर रहा है कि परिवर्तन आ जाए। तो इसलिए जो मोमडन्स था वो भाजपा को हराने के लिए टीएमसी की तरफ ज्यादा बढ़ा है, और जो हिंदू था वो इस कारण से, चूंकि वो एक हुए तो उधर दूसरा वर्ग भी एक हुआ है, और वो भारतीय जनता पार्टी को लाने की उम्मीद में, महिला वर्ग होती घर में तो वो उम्मीद करती सुरक्षा की, उनकी बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं, बेटे बाहर जाते हैं, पति बाहर जाता है, तो उनको सुरक्षा का पहला माहौल मतलब ये कहना चाहते हैं महिला किसी भी धर्म की हो, उनका विजन एक होता है सुरक्षा रहना, इसको इस विजन से ही वो वोट करती हैं। आलोक जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए 2M+Y का सूत्र लगता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, मुस्लिम वोटर, महिला वोटर और युवा वोटर, इसमें अगर प्रकाश डालें हम आलोक जी। देखिए महिलाएं बहुत कारणों से वोट देती है, सुरक्षा भी एक प्रमुख कारण है, लेकिन अगर सुरक्षा बंगाल में इतना बड़ा कारण होता तो 2021 में ममता बनर्जी को जो बम्पर वोटिंग मिली महिलाओं की वो नहीं मिलती। ये भी एक कारण है, बहुत बम्पर वोट मिला तो महिलाओं को योजनाओं का अगर लाभ मिलता है तो योजनाओं के आधार पर भी वो वोट देती है। लेकिन क्या 2021 से 25 तक योजनाओं का उस गति से लाभ मिला ग्रामीण अंचल पर? क्या टीएमसी के जो वर्कर हैं वही उसका बेनिफिट ले गए? तो जो उनकी चौपाल लगती है, जहां वो कैरम खेलते हैं, वहीं से जो निर्णय होते हैं वहीं से बेनिफिट अगर डिलीवर होंगे, टीएमसी का कार्यकर्ता ही डिसाइड करेगा कि बेनिफिट किसे मिलेगा। तो ये जब चीजें होती है, जो बेनिफिट मिलता है उस डिलीवरी सिस्टम में भी कमियां आती हैं, उस डिलीवरी सिस्टम में भी छेद होता है। उसके साथ साथ जब आर्टिकल जैसी घटना होती है, मुख्यमंत्री चुप रहती है और महिला अपनी सुरक्षा को लेकर के भी लगता है कि मुख्यमंत्री महिला है, फिर भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, डिलीवरी में भी हमें उस तरह से डिलीवरी नहीं मिल रही है। तो जब दोनों चीजें लगता है कि अन्य राज्यों में डिलीवरी ठीक है, हम सुरक्षित भी हैं बीजेपी शासित राज्यों में। एक बार टीएमसी के लोग कहते हैं कि हमारा तो जो अपराध के आंकड़े राष्ट्रीय लेवल पे वो वेस्ट बंगाल नहीं आता। अरे वेस्ट बंगाल कैसे आएगा जब आपका पुलिस विधायक को ही भेज देता है अपराध किए हुए वही। ठीक है विश्वेंद्र जी, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि MM+Y का सूत्र लगता हुआ दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, और आपने भी जिक्र किया कि महिलाएं सुरक्षा को लेकर वोट करती हैं, लेकिन अभी आलोक जी ने यहाँ बताया और बात भी सही है, महिलाएं योजना नीति को देखकर भी तो वोट करती हैं, क्योंकि उनको लाभ चाहिए, उनको किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, उनको सुरक्षित रहना, उनको कहाँ लाभ मिल रहा है, ये भी तो एक विजन होता है महिलाओं को लेकर, क्योंकि लक्ष्मी योजना भी महिलाओं के लिए ही है। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ। बिल्कुल ठीक है, लाभ चाहिए, पर लाभ महिला को चाहिए तो महिला सुरक्षा भी चाहती है। क्योंकि महिला एक जो घर की जो नागरिक इतनी महत्वपूर्ण होती है, वो अपनी बेटी का, बेटे का, पति का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, पूजा करती है, उनके लिए परिवार को खुश रखना चाहती है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। निस्संदेह लाभ बहुत बड़ी चीज है और लाभ की उम्मीद करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कहा था हम देंगे, कहा है हम देंगे पैसे, आप उनसे भी ज्यादा देंगे, तो उनको वो भी तो दिखाई दे रहा है। तो लाभ और जो योजना मिलती है, चाहे ग्रामीण अंचल मिलती हो, हमारे साथी डॉक्टर आलोक पांडे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसका लाभ मिलता है और उसकी वजह से उनकी तरफ जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो कह रही मैं लाभ दूंगी, तो सुरक्षा भी है और जो उनको अनुदान के रूप में जो राशि मिलती है किसी रूप में, उससे भी खुश होती है और वो चाहती भी है ताकि वो आमदनी का साधन बनता है। तो वो भी एक कारण है। और सबसे बड़ा जो कारण मैं कहना चाहूंगा, जब वो पश्चिम बंगाल से बाहर जाती है, जहाँ उनकी रिश्तेदारी आया है, घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, भारत तो एक है ना, तो पश्चिम बंगाल का उसका हिस्सा है भारत का, तो जब वो बाहर जाते हो महसूस करते हैं यहाँ बड़ी सुरक्षा है। अगर वो आज उत्तर प्रदेश बड़ी अच्छी सुरक्षा है, दिल्ली में आए तो बड़ी अच्छी सुरक्षा है, तो उनका भी तो मन करता है कि हमारे पश्चिम बंगाल में सुरक्षा हो, तो उसके लिए भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। और महिला, आपने कहा MM और Y, महिला जो वोटर है वो ज्यादातर चाह रही है कि परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी पर उम्मीद ज्यादा करती है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मतलब कुल मिला के महिलाओं से ज्यादा मुस्लिम जो वोटर हैं वो खेल बिगाड़ लेते हैं। हाँ, मुस्लिम वोटर एक अच्छा वोटर होता है, एक तरफा जाया करता है, लेकिन अब की बार महिला का ज्यादा होगा। वो कई कारण बता देता हूँ आपको। नारी शक्ति वंदन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल एक माध्यम उनमें से वो भी है। हाँ। महिलाओं के प्रति कई काम किए। मैं मुसलमानों की महिलाओं की बात करता हूँ। हाँ। उन्होंने मुसलमान बहनों के लिए किया 3 तलाक का जो विषय था, तो उससे मुसलमान बहनें भारतीय जनता पार्टी मोदी की तरफ को आई है, तो वोटर तो बढ़ा चाहिए, 2 वोट बढ़ती है। उसके अलावा बहुत सारे कारण महिलाओं के हैं। हम एक अपडेट लें विश्वेंद्र जी, हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं शर्मिला चौहान। शर्मिला, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, क्या ठोस एजेंडा दिख रहा है अभी दूसरे फेज की वोटिंग को लेकर? शर्मिला, बिल्कुल, दूसरे फेज की वोटिंग को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह से झड़प की भी खबरें सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें तो एक बार फिर से
टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया गया है कि पोलिंग एजेंट को उनके पीटा जा रहा है और वो लगातार सीआरपीएफ के जवानों पर आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 61.11%। और अभी संभावना है कि जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, उसमें उछाल आ सकता है, लेकिन अभी हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। ऐसे में बताते चलिए अनुपमा की अलग अलग जगहों की तस्वीर अगर मतदाताओं की देखें तो उत्साह भरपूर है। सुबह 7 बजे से सबसे ज्यादा उत्साहित महिलाएं नजर आ रही हैं, अलग अलग जगहों में जा रही हैं, बेखौफ तरीके से अपने अपने मुद्दों पर वोट कर रही हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो सीधा कह रही हैं कि हम बाद में बताएंगे आपको कि हमने किस मुद्दे पर वोट किया, यानी वो ये दर्शा रही हैं कि भाई हम साइलेंट वोटर है तो हम साइलेंटली ही वोट करेंगे। तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। झड़प की तस्वीरें सामने आई, शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें सामने आई जब उन्होंने जय बांग्ला का नारा लगाया, उसके बाद हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आई थी, उनके साथ भी झड़प की खबरें सामने आई, नोकझोंक की खबरें सामने आई, लेकिन तुरंत ही सीआरपीएफ की टीम, क्योंकि वहां पर हर जगह तैनात है, तो इन्हीं तरीके की स्थितियों को काबू करने के लिए 2400 से अधिक सीआरपीएफ की कंपनियों को लगाया गया है, ताकि पश्चिम बंगाल जो इस बात के लिए मशहूर है कि वहां पे अक्सर मतदान के दिन इस तरीके की तस्वीर आती है, हिंसक तस्वीरें आती है, उन तस्वीरों को कम किया जा सके, हिंसक घटनाओं को कम किया जा सके। और इसी को अब देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि शाम 6 बजे तक इन घटनाओं में और ज्यादा इजाफा होता है। बिल्कुल देखना है, काफी दिलचस्प होगा कि शाम 6 बजे तक कितनी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट फेज का अगर जिक्र कर लें आलोक जी तो देखिए काफी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी। पिछले समय को देखते हुए कहा जा रहा 93% हुई थी फर्स्ट फेज में, तो क्या लगता है सेकंड फेज में रिकॉर्ड तोड़ होगी? बिल्कुल होगी। पिछली बार फर्स्ट फेज पे इस बार के इलेक्शन में 92.6% वोटिंग हुई थी, तो मुझे लगता है उसी के आसपास इस बार भी वोटिंग होगी, उससे कम पॉइंट में या, लेकिन 92-93% मतदान इस बार भी मैं संभावना देख रहा हूँ। लेकिन जो पिछली बार बात कर रही थी महिला मतदाता की, एक डेटा है पिछली बार का कि भारतीय जनता पार्टी को पुरुष मतदाताओं ने 6% मत कम दिया था और महिला मतदाताओं ने 12% मत कम दिया था। टीएमसी को 12% महिलाओं को मत ज्यादा मिला। तो जो ये अंतर है, ये भारतीय जनता पार्टी को बांटना होगा इस चुनाव में। अगर वो इस एम को, जो महिला वाला एम है, भारतीय जनता पार्टी का फोकस भी रहा, मतुआ समझा है, महिला, मोदी, ये उसकी ताकत है, युवा, ये उसकी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। युवाओं को मोदी के साथ जो कनेक्ट है, ममता के साथ वो कनेक्ट है, मुझे कम दिखता है, लेकिन अगर मोदी के साथ आप वो कनेक्ट देखेंगे तो वो कनेक्ट ज्यादा दिखता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि जो महिला वोटर है, जो 12% से ज्यादा वोट टीएमसी को दिया था, या दूसरी बात जी शर्मिला कुछ बोलना चाह रही हैं, जी जी सुन लेते हैं कि 3 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गई है 78.68%, यानी 78.68% वोटिंग 3 बजे तक हो गई है। और 3 बजे तक की जी बिल्कुल, ये 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमने पहले फेज की तस्वीर देखी थी, अब लग रहा है कि हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। 93% और ये भी कहा जा सकता हो सकता है फर्स्ट फेज की ही रिकॉर्ड तोड़ दे सेकंड फेज। क्यों विश्वेंद्र जी? बिल्कुल संभावनाएं हैं। हाँ। फर्स्ट फेज का रिकॉर्ड तोड़ दे, उससे कई कारण भी है। उसके कारण एक तो ये है कि जो पहले कुछ होता है, परसेंटेज वगैरह ज्यादा होती है तो लोगों में जोश आता है कि पिछली बार इतनी वोट डली थी बंगाल के उस क्षेत्र में, हमें उनसे ज्यादा डालनी है, ये जोश हम लोगों को भी जोश आ रहा है इस परसेंटेज को देखकर। दूसरा एक और कारण है, एसआईआर के कारण से भी वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, क्योंकि एक भावना बढ़ी थी कि अगर तुमने वोट नहीं डाला तो तुम्हारा भारत से या पश्चिम बंगाल से नाता टूट जाएगा, कट जाएगा, वो भी एक माहौल बना है। उसकी वजह से भी अलग अलग प्रदेश से, देश से बाहर से भी वोटर आए हैं, तो एसआईआर के कारण से भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। ये भी एक कारण देखा है। जाए कि चुनाव हमेशा से लोकतंत्र का उत्सव रहा है और देखने को भी मिल रहा है शर्मिला ये नजारा कि वाकई ये उत्सव है और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। चाहे जितनी भी छिटपुट हिंसा हो, लोग डरने वाले नहीं है मतदाता इस बार। शर्मिला नहीं है, लेकिन टीएमसी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना से जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो आरोप लगा रहे हैं कि पोलिंग एजेंट की पिटाई की जा रही है। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे अगर हम चरण की बात कर ले तो यहाँ पर एक और कोलकाता के पार्षद है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग की मिलीभगत है, इसी वजह से मतदान की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा धीमे कर दिया गया है। तो इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां हैं वो तेज हो गई हैं और लगातार
बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, पहले से ही ईवीएम की गड़बड़ी का जो ठीकरा है वो फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल शर्मिला, देखिए हर बार ये जो राग है ईवीएम मशीन खराब होने का वो हमेशा सही देखा जाता है। यहाँ पश्चिम बंगाल का ही नहीं, हमारे देश में कभी भी कहीं भी चुनाव होते हैं ईवीएम मशीन को ही ठीकरा फोड़ दिया जाता है एक दूसरे पर। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो ईवीएम मशीन खराब हो जाती। क्यों आलोक जी क्या लगता है, लक्ष्मी योजना वर्सेस यूसीसी घुसपैठिए, ये योजना कौन किस पर भारी पड़ने वाली है? देखिए, मैं तो मानूंगा कि लक्ष्मी योजना इस बार फेल होगी और यूसीसी और दूसरे मुद्दे हावी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की संभावना, मैं तो पहले दिन में इधर उधर नहीं कि भाई ममता भी अच्छा खेल रही, बीजेपी भी अच्छा कर रही, कोई भी जीत सकता है, ये प्रेडिक्शन कहाँ हुआ? प्रेडिक्शन ये है कि ममता भी अच्छा कर रही, बीजेपी भी अच्छा कर रही, जीत कौन रहा है? ये अगर कोई एनालिसिस, तो मैं कह रहा हूं ममता भी अच्छा कर रही, बीजेपी भी अच्छा कर रही, बीजेपी जीत रही है। इस बार इतिहास बदलेगा। जब भी ऐतिहासिक मतदान होता है, एक तो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो प्रो इनकम्बेंसी कम होती है। 93% मत के बाद प्रो इनकम्बेंसी की संभावना मैं कम देखता हूं। ऐतिहासिक मतदान ज्यादातर जो भारत का करेक्टर है वोटर्स का, वो ये कहता है सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता होती है। तो अगर 93% मत जाता है तो ये सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का विषय है। 2 माह पहले में बंगाल गया, फिर 1 माह पहले में बंगाल गया। पहले लोग कहते थे कि बीजेपी अच्छी टक्कर दे रही, लेकिन ममता बनर्जी 60, बीजेपी 40। दूसरे माह में कहा गया कि ममता बनर्जी 55, बीजेपी 45। अब जब चुनाव चल रहा है तो 50-50। तो इससे बड़ा गेम भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकता है कि 70-30, 60-40, 45-55 और फिर 50-50, 50-50 तक आकर अगर चुनाव में चीजें फंस जाए, ये बात बिल्कुल सच है, 50-50 ही है, लेकिन कोई एक तो जीतेगा। और एक पॉलिटिकल पंडित होने के नाते कम से कम एक प्रेडिक्शन तो मुझे करनी चाहिए, जिससे 4 तारीख को आप मुझे या तो कहे कि भाई आपका प्रेडिक्शन सही रहा, या मेरा कान पकड़े कि आपका प्रेडिक्शन फेल हो गया। तो मैं बीच के रास्ते में रहना पसंद नहीं करता। मैं मानता हूं ये जो ऐतिहासिक मतदान है ये ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा। ममता बनर्जी इस बार सबसे ज्यादा तनाव में दिख रही है। ये तनाव मेरे प्रेडिक्शन को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। ठीक है, विश्वेन जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं? डॉक्टर आलोक पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ममता बनर्जी की वजह से भी एक इसका प्रभाव है। और मैं उनकी बात में एक बात और जोड़ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेहनती है, टीएमसी की ये प्रमुख जो नेता है टीएमसी की ममता बनर्जी बहुत मेहनती है, उनकी टीम भी अच्छा काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन जो है आज काम कर रहा देश में, पिछले लगभग 12-15 सालों से इस प्रकार से काम करता है कि कोई तुलना नहीं है कहीं भी। चाहे वो कांग्रेस पार्टी आज क्यों नहीं आ रही लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जो सिस्टम है बहुत तरीके से काम करता है। दिल्ली के जो संगठन के लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में, पूरे भारत के अन्य प्रदेश से पश्चिम बंगाल में वहां जाके काम करते हैं। और आरएसएस जिसकी बात करते हैं, जो देश के लिए काम करता है, आरएसएस के जो योद्धा है परिवार को छोड़कर देश के लिए काम करते हैं, वही भावना राष्ट्रभक्ति की आती है दूसरे लोगों में भी। अगर मैं उनके साथ बैठूंगा तो मेरे पास भी आएगी राष्ट्रभक्ति भावना। तो वही भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस से भावना आई है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी भावना को लेकर के जहां भी चुनाव होती है, देश की प्रगति के लिए या देश की अच्छाई के लिए, देश की उस प्रदेश की बुराई को दूर करने के लिए जहां चुनाव है उसके लिए काम करते हैं। संगठन के लोग बहुत मेहनत करते हैं। दिल्ली की बात करो, दिल्ली की टीम के वीरेंद्र सचदेवा से लेके और बाकी जो पूरी टीम है, किसान मोर्चा के मिस्टर सहरावत जी हैं और बहुत सारी टीम, एक अशोक यादव जी, बहुत सारे लोग वहां गए हुए हैं पश्चिम बंगाल में। जबकि वीरेंद्र सचदेवा जी घर में घटना हुई है, उसके बाद भी यहाँ के दिल्ली के और दूसरे प्रदेशों के लगातार, चूंकि मैं संसद कवर करता हूँ और बीजेपी भी कवर करता हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर मंत्री बैठे दफ्तर में तो काम करते, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सुबह टाइम से ना आए और देर तक काम ना करे। कांग्रेस के राज में एक गड़बड़ हो चुकी थी जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो काम करते हैं, उसके लोग काम करते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि 24 घंटे और 7 मतलब आपका कहना काम के नाम पर वोट गिरेंगे पश्चिम बंगाल में? वो एक कारण है। उन्होंने जनता को बताया है कि भाई भय से दूर आओ। उन्होंने जनता को बताया कि भ्रष्टाचार भी हुआ है, कितने मंत्री जेल में हैं। उन्होंने ये भी बताया घुसपैठिया आ रहे हैं हमारे प्रदेश में, उन्हें बाहर निकालना है हमें, ये भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि संदेश खाली हमने देखा है।
बीजेपी के संगठन ने ये भी बताया कि वो जो हमारी मेडिकल की छात्रा बेटी थी उसके साथ क्या हुआ, जिसकी माता को टिकट भी दिया आज भारतीय जनता पार्टी ने, जो चुनाव में लड़ रही है आज। ठीक है, आपने एक मत तो बता दिया, ये अगर बता दें तो और अच्छा होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दूसरी बार भी क्यों सत्ता हासिल करने में कामयाब रही? कुछ तो बात होगी ना। अवश्य, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड रहा है, पहले देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी लगभग 30 साल उन्होंने राज किया, उसके बाद वामदल आगे थे या लेफ्ट आगे थे, उन्होंने राज किया। तो पश्चिम बंगाल के लोग पसंद करते हैं टिकाऊ, और एक कारण है कि वे लोग थोड़ा सा उस प्रकार के हैं, मजबूत झगड़ालू कह लो, या जो टैगोर जी, मैं एक बात कहूँगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस की वो भूमि है, वे अच्छे कद्दावर काम करते, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन जब ये काम करते झगड़े के, तो झगड़े के भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो वो झगड़े की आदत के लोग थे जो उस लगातार पहले उनके साथ थे, अब टीएमसी के साथ हो चुके थे। तो परिवर्तन दोबारा उनको रिपीट हुआ, जिसके कई कारणों में से एक ये भी है, वो जो से कार्यकर्ता थे वो टीएमसी के साथ जुड़े रहे और उनको हित मिलता रहा। कार्यकर्ता का काम होता है, कार्यकर्ता क्या काम होता है, जैसे अभी डॉक्टर आलोक पांडे जी कह रहे थे कि उनको जो योजना बढ़ती है तो उनसे पूछा जाता है, उनके द्वारा जाती है तो कार्यकर्ता खुश होता है, नौकरी दी जाती है, जो लिस्ट बनती है वो कार्यकर्ता खुश होता है। तो उन कारणों से रहा। दूसरा एक बड़ा कारण बताऊं, चाहे 2016 हो या भारतीय जनता पार्टी, तो वोट होते हैं। 10 सेकंड और प्लीज जी जी, तब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही थी ना 2016 में, और 2021 में लड़ा अच्छा, लेकिन उस समय जनता भी इतनी साथ नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने और मजबूती से चुनाव लड़ा और जनता भी पश्चिम बंगाल की परिवर्तन चाह रही है, जिस कारण से परिवर्तन होने की संभावना बनी है। ठीक है, आलोक जी आपके पास आएंगे। शर्मिला का एक बार रुक कर ले। शर्मिला, अगर हम चुनाव की बात कर लें, निष्पक्ष चुनाव की बात कर लें, तो केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों की निगरानी में किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, चुनाव तो निष्पक्ष होते ही हैं, हर बार का यही होता है। सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है, हर बार यही दावा किया जाता है। लेकिन अगर हम ममता बनर्जी की बात करें, क्योंकि मैं आलोक जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ममता जी इस बार घबराई हुई है, बिल्कुल सच बात है। एक इंट्यूशन कहीं ना कहीं उन्हें है कि इस बार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। 2011 से अब तक 3 बार वो सत्ता पर काबिज है, चौथी बार में थोड़ा सा वो तो डगमगा इसलिए रही हैं क्योंकि जो तस्वीर आज हमने सुबह देखी वो बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर थी। अनुपमा, पहली बार ममता बनर्जी को वोटिंग के दौरान निरीक्षण करते हुए, मतदान केंद्र का निरीक्षण करते हुए देखा गया है, और ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तस्वीर इसलिए थी क्योंकि हमेशा से ऐसा रहा है चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का एक समान तरीके का दिनचर्या देखने को मिलता है। वो दोपहर के वक्त अपने आवास से बाहर निकलती है, मतदान केंद्र पहुंचती है, अपने मत का प्रयोग करती हैं और उसके बाद वो घर आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज सुबह से ही वो एक्टिव है। एक बयान उनका आया था कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। अब आप सोच सकती हैं कि उनका क्या इंट्यूशन है, वो क्यों घबराई हुई हैं, और वो मतलब वो जो बयान है कि मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई, इसका मतलब है कि वो बेचैन है। 2 बजे रात तक टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, टीएमसी के खेमे में खलबली मची हुई थी, अलग अलग जगहों से खबरें सामने आई थी, सभी नेता रात भर जगे हुए थे। ठीक है, पर इसका मतलब है कि टीएमसी में बेचैनी है। अनुपमा, बिल्कुल आलोक जी, देखिए टीएमसी में बेचैनी है, चिंता का क्या विषय हम दर्शाएं? क्या लगता है, बीजेपी है, मोदी फैक्टर है, या वोटर हैं? क्या लगता है, इसको समझाएं जरा आलोक जी। देखिए, मैं जब बंगाल गया था, कलकत्ता जब गया, 2 बार गया, एक बार नॉर्थ बंगाल में, एक बार कलकत्ता। तो जब मैं कलकत्ता गया, वहां 25-50 लोगों से बात की, 2 दिन रुका मैं, तो मैंने देखा कि एक जो जिसकी वजह से मुझे लगा कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, ये मैं 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ, उसमें टीएमसी के और कांग्रेस के जो कोर वोटर थे वो उन्होंने सब बताया। 70 साल के बुजुर्ग ऐसे कई लोग मिले, बोले भैया हमने हमेशा कम्युनिस्टों को वोट दिया, लेकिन मुझे लगता है इस बार वोट मुझे बीजेपी को देना पड़ेगा। मैं कहा, बोले इसलिए क्योंकि अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देते तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, हमारा धर्म, मैं हिंदू नहीं रह पाऊंगा। ये चीज मुझे कई लोगों ने बताई। ये बात जो यहाँ से आता है बीजेपी और तो मतलब इस बार का चुनाव हिंदुत्व लड़ाई, आलोक जी। जी, वहां देखिए 2021 में जो बीजेपी को वोट मिला हिंदुओं का वो 50% रहा, सॉरी 57%, और 2024 में 50% वोट मिला, हालांकि 7% घटा। तो देखना यह है कि क्या बीजेपी 2021 में जो 57% हिंदुओं को वोट लेती है, अगर उस 57% से 2-4-5% मत भी वो ज्यादा ले लेती है, 62-63% हिंदुओं के मत को गेन करती है, तो बीजेपी को कौन हरा सकता है? ठीक है,
तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बंगाल में करने जा रही है, और अगर इस बार नहीं करती है तो अगले 10-15 सालों तक टीएमसी ही रहेगी। फिर भारतीय जनता पार्टी अगले 10 सालों तक टीएमसी को नहीं हरा पाएगी। ये भी भविष्यवाणी मैं करके जा रहा हूं। ठीक है, आलोक जी ने तो भविष्यवाणी कर दी। विश्वेंद्र जी, अगर हम अब आ जाए काम को लेकर बात कर रहे थे, जैसा कि देखिए चुनाव खत्म, अब जनता के काम कौन सुनेगा, कौन करेगा? क्योंकि आपने देखा होगा सभी पार्टियां जो हैं ताबड़तोड़ रैली कर रही थी, और इस रैली में एक ही आवाज़ उठ रही थी विश्वेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप। किसी ने जनता के कोई मुद्दे नहीं उठाए हैं एक्चुअल में, विश्वेंद्र जी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा अनुपमा जी आपने। जो विकास की बातें होनी चाहिए, जो जनता की परेशानियां हैं वो होनी चाहिए, सड़कें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो होनी चाहिए ज़्यादा। लेकिन बात चली थी कि धर्म की, आपने भी कही बात, कुछ धर्म की बात चल रही है। तो क्या होता है, विकास की बातें जवाब देना चाहिए टीएमसी को। टीएमसी ने वहाँ काम किया है तो टीएमसी को कहना चाहिए कि मैं विकास पे ले रहा हूँ, मैंने ये काम किया, आगे ये काम करूंगी। तो उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पहले 15 साल से वो बैठे वहां से, तो टीएमसी की जिम्मेवारी है कि मैंने ये काम किए हित में जनता के, और अब ये करने का मेरा टारगेट है। तो टीएमसी उससे पीछे हटी तो नुकसान टीएमसी ने किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, उसने जिम्मेवारी ली है, भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी ली है कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे और विकास करेंगे, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने आधार भी दिया उसका। उन्होंने आधार दिया कि हमने उत्तर प्रदेश में सड़कें बनाई हैं, पूरे भारत के दूसरे हिस्से में सड़कें बनाई हैं, हमने ये काम किया है, हमने दिल्ली में ये काम किया है, स्वास्थ्य किया। एक उदाहरण दूंगा, जम्मू कश्मीर जो सबसे बुरी स्थिति में रहा करता था, चाहे आतंकवादी के कारण से, चाहे विकास के मामले में, आज उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री ने, या पूरी टीम ने वास्तविक वहाँ IIT खोले हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विकास के काम, टूरिज्म बढ़े, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल भी तो ये चाहता है ना ये चीज़ हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह ये करके दिखाया, चाहे गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई प्रदेश हो, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया। दिल्ली में 1 साल मुख्यमंत्री बने हुए रेखा गुप्ता को, तो दिल्ली में लगातार जो काम हो रहे हैं तो उससे जनता खुश तो होती है ना। तो जनता चाहती मेरे काम हो, तो जनता के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अच्छे काम कर रही हैं, उनकी मंत्रिमंडल अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसको भी वो वहाँ शो करते हैं कि भाई हम विकास करेंगे और आप हमें वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है। और सबसे बड़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर का वो दे भी रहे हैं कि इतना विकास किया, टूरिज्म बढ़ा भी है। तो इसलिए ये देखिए महिलाओं का जिक्र कर रहे थे और महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं आप तस्वीरों में कितनी बढ़ चढ़ कर है। और बल्कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी हाँ, महिलाएं अपना इंतजार बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस पे बात कर लेते हैं कि महिलाएं सुबह 5:30 बजे, मैंने देखा पहली बार, बहुत सारे चुनाव कवरेज किया हमने भी, 5:30 बजे पश्चिम बंगाल में वो लाइन में खड़ी थी। आज तो कमाल था, 7 बजे वोटिंग होनी है, 5:30 बजे खड़ी है, तो अच्छी बात थी। और ये भी तस्वीर देखी हमने। दूसरा जो मैं कह रहा था कि ये जो धर्म की बात भी आई है, संदेश खाली किसी ने नहीं देखा। संदेश खाली में क्या हुआ है वो देखे ना, और कहाँ कहाँ क्या स्थिति हुई है। आज वो जो धमका रहे, जागीर धमका रहे, एक उम्मीदवार विधायक भी है और उम्मीदवार भी है, वो धमका रहे देश के अधिकारी IPS को। अरे आप देखो किस प्रकार से वो धमका रहे कि तुम्हें देख लेंगे बाद में, और एक खेल तुमने शुरू किया, खिताब हम करेंगे। क्या भाषा है ये? तो ये गुंडागर्दी भी है, ये ठीक है, चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल समय की कमी को देखते हुए आप सभी को यहीं रोकना चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बंगाल का रण जो हम दिखा रहे थे इस शो के जरिए, तो देखिए कि पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज की वोटिंग शुरू हो गई है और परिणाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी रिकॉर्ड तोड़ जो परसेंटेज है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव खत्म, अब मुद्दे पर कौन बात करेगा जनता की। फिलहाल बने रहिए FM न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।